नमस्कार, गुड आफ्टरनून। दोपहर के बज चुके हैं 12। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और बेहद खास पेशकश प्राइम न्यूज पर किसकी होगी सरकार। जी हां, सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाने वाली है और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देखिए, सुबह से ही आपने तमाम तस्वीरें देखी होंगी और यही तस्वीरें, यही रुझान कुछ देर में जब तापमान में भी बढ़ोतरी होगी आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार किसकी सरकार बनने वाली है। लेकिन इस वक्त की बेहद अहम ब्रेकिंग, पश्चिम बंगाल में लगातार बीजेपी आगे चल रही है। टीएमसी 100 सीटों पर आके पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बात करें, बहुमत को भी पार कर चुकी है। भवानीपुर से ममता बनर्जी आगे चल रही है और देखिए, जब सुबह के रुझान आपने देखे होंगे, ममता बनर्जी जिनका ग्राफ बेहद नीचे नजर आ रहा था, अब एक खुशी की लहर टीएमसी में जरूर होगी क्योंकि मां माटी मानुष की बात करके ममता बनर्जी साल 2011 में परचम लहराती है पश्चिम बंगाल के चुनावी धरती पर और उसके बाद से 15 साल तक एक बेहद खास तौर पर उन्होंने वो सिंहासन भी हासिल किया और वो सत्ता का जादू देखिए। ममता को लोग मां कहने लगे, कुछ लोग दीदी कहने लगे। हालांकि ये कहा जाने लगा कि साल 2026 ऐतिहासिक होने वाला है क्योंकि पश्चिम बंगाल में कमाल कर देगा। लेकिन क्या वास्तव में कमाल कर देगा? ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर ढोल अभी से ही बजने लगे हैं। लेकिन आपको एक साल, आप यूं मान लीजिए, आप 5 साल पीछे जाएंगे, साल 2021 में जाएंगे, वो तस्वीरें आप देखेंगे फ्लैशबैक में, रुझान की तस्वीरें कुछ ऐसी ही थी और भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर भी थी। लेकिन कुछ देर और रुकना होगा क्योंकि जो ममता बनर्जी भवानीपुर से कुछ पहले रुझानों में पीछे चल रही थी, कुछ घंटे के रुझानों में, अब आगे चल रही है। 2000 वोट से आगे है ममता बनर्जी। हालांकि ये कहा जा रहा था कि ममता को शुभेंदु अधिकारी इस बार परास्त कर देंगे जैसे नंदीग्राम में साल 2021 में किया था और आप ये मान लीजिए कि बिग हंटर कहलाएंगे शुभेंदु अधिकारी। लेकिन अब ये कठिन लग रहा है। अगर अब ममता बनर्जी की बात करिए, ममता बनर्जी को हराना बहुत आसान नहीं होगा किसी भी। लेकिन नंदीग्राम में साल 2021 में शुभेंदु अधिकारी ने वही कर दिखाया था। लेकिन लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर की तस्वीरें और तस्वीरें बेहद दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ढोल बजाए जा रहे हैं, मिठाइयां बनने शुरू हो चुकी है और कुछ देर में बटने भी लगेगी। लेकिन क्या ये बहुत जल्दबाजी है? अभी और रुकना होगा या फिर रुझान की यही तस्वीर आपको नतीजों में भी नजर आने वाली है? किसका दांव चलेगा? किसे आखिरकार सत्ता की चाबी जनता ने सौंपी है? आज का दिन बेहद ऐतिहासिक। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें बेहद अहम है। साल 2021 में 77 सीट जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। हालांकि अब ये देखिए कि 215 पे, माफ करिएगा, 215 सीट्स टीएमसी के खाते में। इस बार कुछ तो नतीजे आपको उलटफेर भी नजर आएंगे या आप यूं कह लीजिए कि सत्ता परिवर्तन की एक लहर है। ये कहा जा रहा था कि टीएमसी पार्टी के अंदर ही एंटी इनकम्बेंसी है ममता बनर्जी को लेकर और शायद ये जो रुझान की तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी का नतीजा हो, तभी नतीजे इस तरीके के आ रहे हैं। लेकिन अभी भी कई राउंड की काउंटिंग होनी बाकी है। मात्र ये रुझानों की तस्वीरें हैं, कुछ देर और इंतजार करना होगा। और क्या यही रुझान की तस्वीरें एक परिपक्व नतीजों में तब्दील होंगी? देखना बेहद दिलचस्प। लेकिन यहां पर गुलाल भी लगाए जा रहे हैं, मिठाइयां भी बांटी जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर है और कहा जा रहा है ये तो मोदी का मैजिक है। लेकिन मोदी का मैजिक तो क्या, दीदी का दमखम नहीं नजर आया? ममता बनर्जी जिस मां माटी मानुष की बात करके पश्चिम बंगाल की सत्ता को हासिल उन्होंने किया था, क्या वो मां माटी मानुष ये एक थ्योरी धरातल पर ही मिट गई है या फिर 15 साल बाद पश्चिम बंगाल की आम जनता परिवर्तन चाहती है? और ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद ऐतिहासिक होने वाली है, लेकिन अभी भी इंतजार करना होगा क्योंकि ये रुझानों की तस्वीरें हैं। हॉट सीट्स कहीं हैं और नंदीग्राम की वो सीट जहां पर 2021 में शुभेंदु अधिकारी ने
ममता बनर्जी को परास्त किया था। उसके बाद ममता बनर्जी उपचुनाव में उतरती है, किसी तरीके से वो तमाम, और फिर ऐसा लगने लगा कि इस बार नंदीग्राम से भी शुभेंदु अधिकारी उतरे, भवानीपुर से भी शुभेंदु अधिकारी उतरे। कहा यह जा रहा था कि दोनों ही जगह परास्त कर देंगे, लेकिन अब ममता बनर्जी आगे चल रही है। तो देखिए ये रुझान की तस्वीरें भी हैं, और इन तस्वीरों को देखने के बाद जश्न का माहौल भी। हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं, विकास जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। रुझान की तस्वीरें, विकास जी पहले कुछ और कह रही थी, ममता बनर्जी को भी आप पीछे देख रहे थे, अब तो तस्वीरें कुछ बदल गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आप अंदर देखेंगे, कार्यालयों के अंदर देखेंगे तो जश्न की तस्वीरें। बीजेपी की तरफ से पल्लवी सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, बहुत स्वागत है पल्लवी जी आपका भी। लेकिन विकास जी मैं आपके पास ही आऊंगी, तस्वीरों को किस तरीके से देखें, रुझान को किस तरीके से देखें? अभी रुझानों में चल रहा है, अभी कोई रिजल्ट बिल्कुल फाइनल नहीं है जीत की ओर, तो अभी कहीं खुशी कहीं गम की स्थिति बनी हुई है। और रहा भाजपा की पैनलिस्ट हमारे साथ पैनल में बैठी हुई है, आपको बहुत बहुत बधाई, आपको और आपकी पार्टी को, और विशेष करके अभी आप कह रहे हैं विकास जी कि अभी आपको ठहरना होगा, आप रुझान मानिए और आप बधाई भी देने लगे हैं। नहीं, बधाई इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 77 से एकदम उछाल इतने आगे आ गया सीटों का, तो उसके लिए बधाई के कार्यकर्ताओं ने 10 साल का जो कालखंड देखा, अपना शोषण देखा, उत्पीड़न देखा, उसके बावजूद भी एकदम 77 से इतना बड़ा अंतर आ गया, तो इसके लिए बधाई के पात्र नहीं है। और रहा अन्य सीटों का जो अप डाउन हो रही है, वो अप डाउन अभी सीटें होंगी, क्लियरिटी आएगी लंच के बाद ही कोई कह पाएगा कि सरकार स्पष्ट बहुमत कैसे और किस पार्टी को मिल रहा है। क्या फैक्टर माना जाए ये मैं जानूंगी, लेकिन उससे पहले एक बेहद बिग ब्रेकिंग रिजल्ट ब्रेकिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश करना भी बेहद इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 192 सीटों पर आगे है। ये बेहद बिग ब्रेकिंग है, रिजल्ट ब्रेकिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश। टीएमसी 92 सीटों पर आगे है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को प्रचंड बहुमत, भवानीपुर से ममता बनर्जी आगे है। और देखिए यही है मोदी का मैजिक, ममता का शायद दमखम नजर नहीं आ रहा। हमारे साथ पल्लवी सिंह जी भी भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, बनी हुई है, उनके पास जाऊंगी। पल्लवी जी, विकास जी की तरफ से तो आपको बधाई भी मिल गई है, क्या कहेंगे? मोदी का मैजिक है, मोदी जी का ही गारंटी और वारंटी चला है, या फिर आप ये कहेंगे कि ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की सिचुएशन थी, उसका ये खामियाजा है? देखिए, ये पूरी तरफ जिस तरीके से हम जीत की तरफ अग्रसर हैं, नो डाउट ये पश्चिम बंगाल की जनता की जीत है। जनता का हम पे विश्वास, क्योंकि उन्होंने देखा कि किस तरीके से हम बाकी जहां भी राज्य है या केंद्र में किस तरीके से हम सत्ता चला रहे हैं, उस पे विश्वास जताया। और जो अभी तक अराजकता फैली हुई थी ममता बनर्जी के राज में, सबको पता है वो किसी से छूटी हुई नहीं है। चाहे आप सबसे ज्यादा घुसपैठियों की बात कर लीजिए, अराजकता की बात कर लीजिए, इलेक्शन के समय भी आपने देखा था कि किस तरीके से लूट, छीना झपटी, मार पीट, ये सारी चीजें घटनाएं होती रहती थी। ये सिचुएशन थी अभी तक। चुनावी हिंसा ये तो बहुत ही कॉमन थी कि, और दो गुटों में टकराव होना किसी से समय, और पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की तो इतनी बुरी स्थिति थी कि उस पर सुप्रीम कोर्ट तक ने चिंता जताई थी। और इसके बाद एसआईआर की जो प्रक्रिया हुई थी, उसमें न्यायिक अधिकारियों तक को बंधक बना लिया गया था। तो कानून व्यवस्था का क्या हाल था आपको भी पता है। और यहाँ पे ये भी था कि सरकारी दबाव के कारण जो निवेशक भी थे, बंगाल में निवेश करने से भी हिचकिचाते थे। तो ये सारी चीजें थी जो पूरी तरीके से जंगल राज यहाँ पे व्याप्त है था पश्चिम बंगाल में। उससे जो है जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी थी, और वो चाहती थी एक बदलाव, क्योंकि परिवर्तन ऑब्वियसली रिक्वायर्ड था। वहां पे जिस तरीके की वहां पे पॉलिटिक्स चलती थी, भाई भतीजावाद चलता था, लोगों को बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ढूंढ ढूंढ के मारती थी, टीएमसी के लोग घेर के मारते थे, ऐसी चीजें भी करते थे। तो बिल्कुल ये कब तक चलता है, कहते हैं ना पाप का घड़ा कभी ना कभी तो भरता है।
तो पाप का घड़ा भर रहा है, और अभी देखेंगे, अभी 2-3 बजे तक चीजें और क्लियर हो जाएंगी, कितनी स्पष्ट और कितनी क्लैरिटी के साथ हम आगे जा रहे हैं। बहुमत तो है ही है, लेकिन ये देखिए कि हमारी सीटें कितनी आ रही हैं। वो भी आप देख रहे हैं कि 160 प्लस 170 तक पहुंच रही है, 176 इनफैक्ट मैंने अभी रिसेंटली देखा है। तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से मोदी मैजिक तो है ही, और साथ में ये वहां की जनता की जीत है। ये मोदी मैजिक है, मोदी की गारंटी है। ये तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर, जिनको ध्यान में रखते हुए जनता ने जनादेश दिया है। लेकिन ईवीएम पर भी ठिकरा खूब फोड़ा जा रहा है। हमारे साथ विकास जी भी लगातार बने हुए हैं। डर था, इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल की जनता ने चुना है, ये सोचकर कि डर के आगे जीत है, इस तरीके से देखा जाए, या और भी कई फैक्टर है बैक एंड में? विकास जी, इस बार चुनाव में कुछ अलग स्पेशल ऐसा महसूस हुआ कि जैसे भाजपा अपने पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह जी को एक चाणक्य और भिन्न भिन्न नामों से उपाधि देती है, और वही चाणक्य, वही एक पूरी इस बंगाल चुनाव को लीड करते हुए और लीड करके चुनाव में सार्वजनिक मंच से उन्होंने बोला कि 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहूंगा, कोई भी इस गलतफहमी में न रहे कैसे कैसे क्या होगा। और दूसरा, जो केंद्रीय बलों ने जो वहां बंगाल में डेरा डाल रखा था, और उस डेरा डालने से जो चप्पे चप्पे पर केंद्रीय बल था, बंगाल पुलिस को एकदम ये मान के चले जाए कि चौकीदार की भूमिका निभाई थी, उससे कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं को एक पॉजिटिव जुनून जोश महसूस हुआ। लेकिन वहीं टीएमसी के कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन हुआ कि अगर अब की बार कहीं कोई ऐसी हरकत हम करते हैं तो ऐसा ना हो कि चीजें बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएं। और ये देखने को भी मिला कैसे टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कई चुनाव के दौरान कई जगह हिंसक झड़प ऐसा कुछ करने का प्रयास किया, तो तुरंत वहां केंद्रीय बल जाते हैं और उनको लेकर आते हैं। जैसे कि हमने देखा था अभी बीच में शुभेंदु अधिकारी, जो एक पार्टी का एक चेहरा बने हुए थे, लंबे समय तक संघर्ष कर रहे थे, उनको कैसे सुरक्षा बलों के बीच में से टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने निकालने का प्रयास किया। और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बंगाल की जनता को ये बिल्कुल महसूस और ये स्पष्ट कर दिया कि अगर फिर से टीएमसी अगर रिपीट होती है तो स्थिति बड़ी नाजुक होगी। अगर भाजपा की सरकार आएगी तो मुझे लगता है कि भाजपा की सरकार आई तो पश्चिम बंगाल की जनता को ये महसूस हो गया था कि हम सब लोग सुरक्षित होंगे, क्योंकि हर पार्टी चाहे टीएमसी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, कुछ ही ऐसे कार्यकर्ता, कुछ ही ऐसे नेता होते हैं जो एक हिंसा झड़प ऐसी चीजों में विश्वास रखते हो। बाकी आम जनता, आम नेता ये चाहता है सब शांति और शांतिप्रिय माहौल बना रहे। तो उसी का परिणाम भाजपा के लिए रहा। दूसरा, ये मुझको हम पहले से अन्य अन्य चैनलों के माध्यम से बोलते थे, अगर एसआईआर बंगाल में जेन्युइन होती है, जो स्पष्ट होती है, वो जैसे कि ममता जी के राज में केंद्र सरकार का कोई भी कानून अच्छे से पालन नहीं होता था, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि एसआईआर एक ठीक से हुई, जिसको लेकर ममता जी सुप्रीम कोर्ट भी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें बिल्कुल स्पष्ट कुछ बोलने से या कुछ रोक लगाने से मना कर दिया था। तो उसका भी ये रहा कि एसआईआर से जो फर्जी मतदाता या फिर एक विधानसभा से अन्य विधानसभा जो वैसे बहुत से मतदाता थे, उसको एक कटने के बाद में बीजेपी का फायदा हुआ। दूसरा, जो एक संदेश काली वाली घटना थी, उसमें महिलाओं का उत्पीड़न होना, डॉक्टर के साथ घटना होना, ये बहुत भिन्न भिन्न चीजें थी। और महिलाओं और युवाओं ने जो एक वर्तमान सरकार के विरोध। लीजिए एक और रिजल्ट ब्रेकिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर। तमिलनाडु में विजय थलापति का जलवा लगातार बरकरार है। टीवी के 106 सीटों पर आगे चल रही है, और यहां पर क्योंकि टीवी के को डिप्टी सीएम का सीट भी ऑफर किया गया था, एडीएम के 74 सीटों पर आगे है तमिलनाडु में विजय थलापति, जिनको जनता ने, जिन पर विश्वास जताया है, अपना जनादेश दिया है। लगता तो कुछ ऐसा ही है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि थलापति किंग मेकर की भूमिका में होंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब किंग यही बनेंगे तमिल के। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रुझान की यही तस्वीर बनी रहती है दोपहर के 2 और 3 बजे तक। तो रुझान की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। टीवी के की बात करें, 106 सीटों पर आगे है। ये अपने आप में बेहद दिलचस्प।
तुम्हारे साथ ओम तिवारी जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव को? सबसे पहले उन्हीं से जानते हैं, क्योंकि रुझान की तमाम तस्वीरें आ गई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा था ओम जी की डर का माहौल था, डर के आगे जीत है, इसी उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी को चुना गया है। बैकएंड की भी बहुत सारी तस्वीरें हैं जिस पर विकास जी ने प्रकाश डाला। क्या कहेंगे, क्योंकि रुझान तो आपको भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिला रही है, क्या यही तस्वीर रहने वाली है? ममता बनर्जी इस तरीके से डिफेंडिंग स्टाइल में क्यों है? ये वजह क्या रही उनके इस डिफेंडिंग स्टाइल में होने की वजह? डिफेंड क्यों कर रही है इस पूरे चुनाव में ओम जी? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे अभी तक के जो रुझान है और सुबह से जिस तरीके से जब से काउंटिंग शुरू हुई है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी रेस में अपनी पकड़ आगे बनाई रखी हुई है फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द काउंटिंग, अब 12 बज के पार हो चुके हैं। मुझे लगता है अब यहाँ से पीछे जाना कहीं ना कहीं तो मुश्किल है। तब भी मैं ये फाइनल टिप्पणी अपना नहीं कर रहा हूँ, पर रुझानों को सामने में रखते हुए मुझे आगे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो रहा है कि शाम तक ये पिक्चर और भी स्पष्ट हो जाएगा। अभी का जो रुझान है, लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना सकती है। और बात रही ममता बनर्जी की डिफेंस स्टाइल, देखिए, जब 15 साल एक गवर्नमेंट अपना सब कुछ दे देती है, उसके बाद भी जब एक एंटी इनकम्बेंसी का भी एक मोड़ आता है और साथ ही साथ और भी कई मतलब रीजंस कारण भी होते हैं, लेकिन ममता बनर्जी जिस तरीके से होता है ना कि हमारे इंदिरा गांधी के टाइम पे भी एक नारा लगा था कि एक नारी सौ पे भारी, वैसे ही ममता बनर्जी जिस तरीके से हम लोग ने देखा कि वो और उनके भतीजे ने भारतीय सरकार की सभी मशीनरी के साथ, यहाँ मैं मशीनरी का मतलब समझता हूँ ईडी, सीबीआई से लेके इलेक्शन कमीशन, जो उन्होंने दावा किया है, मैं अगर उसको मानता हूँ तो उनको भतीजा को इतना पावर छोड़ दिया, लोगों को इतना धोखाधड़ी किया, लोगों को साथ इतना पैसा लूटा। वो ब्रिटिश को जो पैसा लूटने गया 100 से 200 साल तक, वो उनको 15 साल में उनको छोड़ किया। तो आज का दिन में बंगाल का मनुष्य को बधाई दूंगा जो टीएमसी को लूटने वाला को अच्छा जवाब दे दिया। काटने से तृणमूल 3rd पोजीशन में है, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलूंगी, मेरा हक है राजनीति करने का, ममता बनर्जी को हक है राजनीति करने का। वो जो गलत काम में जुड़ा हुआ है, जो भ्रष्टाचार में ज्यादा से ज्यादा डूब गया, उनका जवाब मिल गया। उनका दोनों सीट में बहुत सारे वोट में गया है, तो क्या बोलेंगे? नहीं तो दोनों सीट जीतेंगी जीतेंगी जीतेंगी, पहले से ही बोला। आज भी आप 3 बजने दीजिए, दोनों का ही सर्टिफिकेट मैं लूंगा, बाद में मैं घर जाऊंगा। यही कौन से इलेक्शन में आप रहेंगे वो बाद में सोचेगी, लोगों को साथ बैठ के आलोचना करके। মুর্শিদাবাদে টোটাল কতগুলো সিট দিয়েছিলেন আপনারা? মুর্শিদাবাদে আচ্ছা, এখন পর্যন্ত আমি তো দুটো জিতছি, আরো কম বেশি খবর পাচ্ছি না, কেউ কেউ কন্টেস্টে আছে, কি হয় দেখুন না। আচ্ছা, এই যে নওদার যে হাবিব মাস্টার, কি বলবেন? কি বলবো, এদের যোগ্য জবাব পেয়েছে। এরা তো মানুষের উপরে অঘোষিত মস্তানি করে, রংবাজি করে, দাদাগিরি করে, এইসব লোকের দুর্ব্যবহারের জন্যই তো আজকে মমতা ব্যানার্জির দলের এই অবস্থা হয়েছে। ममता बनर्जी के चहेते बेहद करीबी माने जाते रहे हुमायूं कबीर, जब ममता बनर्जी की पार्टी से अलग होते हैं उसके बाद अपनी पार्टी बनाते हैं। कहा यह जाता रहा कि यही सेंधमारी की कोशिश ममता बनर्जी को ले डूबेगी, और शायद यही हो रहा है। ओम जी अपनी बातों को कंटिन्यू करिए, क्योंकि हुमायूं कबीर भी ये कह रहे थे, क्योंकि एक कई वीडियोज उनके सामने आए थे ओम जी, और कई फैक्टर्स पे हम जब बात करते हैं तो एक फैक्टर आपको हुमायूं कबीर का भी लेना होगा, क्योंकि उस वक्त ऐसा कुछ चल रहा था कि हुमायूं कबीर अगर ममता बनर्जी के साथ होते, मुर्शिदाबाद में अगर वो ताल नहीं ठोकते, और खास तौर पर जिस तरीके से मस्जिद की बात की उन्होंने, बाबरी मस्जिद, एक कोशिश तो उन्होंने की है सेंधमारी की, और शायद उसमें कामयाब भी रहे। ओम जी देखिए, हुमायूं कबीर जी ने जिस तरीके से ममता बनर्जी के खिलाफ जाकर अपनी नई पार्टी को गठन करके
पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मोड़ को रिलीजियन के साथ, धर्म के साथ जोड़ने का काम किया था। मैं वो मानता हूं कहीं ना कहीं ये भारत की प्रभुता, भारत की एकता पर एक सवाल होता है। लेकिन बंगाल की जनता ने जिस तरीके से राजनीतिक ध्रुवीकरण से ऊपर बढ़ चढ़ के देश हित और राजहित के बारे में सोचते हुए अपना मतों को दान किया है, मैं इसके लिए और एक बात दोहराना चाहता हूं। आज जो ये मत है या जो ये बम्पर पोलिंग है या जो शांतिपूर्ण निर्वाचन है, क्योंकि हालांकि पास्ट के सभी दिनों में हम देखते थे कि कैसे हर निर्वाचन में पश्चिम बंगाल में, वो सिविक बॉडी इलेक्शन हो, पंचायत इलेक्शन हो या आपका लोकसभा इलेक्शन हो, हर इलेक्शन में कहीं ना कहीं खून खराबा, गोली बंदूक बमबाजी चलता था। लेकिन इस बार का जो इलेक्शंस अभी तक हम लोगों ने पिछले कई वर्षों के मुकाबले इस बार बहुत शांतिपूर्ण निर्वाचन बंगाल की जनता को देखने को मिला है। इसका पूरा श्रेय, ये मैं एक राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में मानता हूं, इसका पूरा श्रेय निर्वाचन कमीशन को और चुनाव आयोग को जाता है। क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने भयहीन निर्वाचन का, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का जिम्मेदारी उठाया था, जिस तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन बंगाल में कराने के लिए मुखबिर हुई थी, मैं उसको मानता हूं कि वो कहीं ना कहीं आज हमको सफल होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से बंगाल की जनता, जब एक टाइम था जब इलेक्शन के दिन खा पी के सोती थी और छुट्टी मनाती थी, सोचती थी आज तो इलेक्शन है, बाहर तो झमेला होगा, गंडगोल होगा, कोई भी पार्टी का, से कांग्रेस हो, बीजेपी हो, टीएमसी हो, सीपीएम, कोई भी। और उस सिनारियो से कट टू दिस सिनारियो, जब सुबह 6 बजे से बंगाल के हर एक पोलिंग बूथ के बाहर बम्पर लाइन लगा हुआ था और बंगाल की जनता भय मुक्त होकर अपनी मतों को दान करने के लिए लगी हुई थी, तो आज वो कहीं ना कहीं दिखते हमको ये सफल लग रहा है। और लग रहा है कि बंगाल की जनता ने जिस तरीके से एक जो इलेक्शन का जो फेस्टिवल होता है, चुनाव का जो महोत्सव होता है, उसमें बढ़ चढ़ कर जो भाग लिया है, आज वो कहीं ना कहीं साबित आ रहा है। और ये मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल की जनता जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी बोली है, चाहे बहुत ही कारणों से, आज हमको वर्तमान के जो रुझान है, अभी जो बम्पर वोटिंग की तस्वीर आप दिखा रहे हैं, और शायद एक ये वजह भी रही कि जब आप जो जनता है वो ये विश्वास कर ले कि वो सुरक्षित है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकती है, तभी इस तरीके की तस्वीर भी दिखती है कि 92% से अधिक अगर वोटिंग हो जाए, पहले फेज की बात करूं, दूसरे फेज की बात करें, 90% से अधिक वोटिंग अपने आप में ये दर्शाता है कि सुरक्षित माहौल क्रिएट किया गया, ये पूरी कोशिश की गई, उसके बाद ही लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, अपने घरों से निकलते हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं, ईवीएम कैद, वो तमाम फैसले जो भी खुल रहे हैं। हमारे साथ अमित जी भी बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत स्वागत है अमित जी। एक सवाल, क्योंकि तमाम फैक्टर्स पे बात कर रहे थे, रुझान की तमाम तस्वीरें आप सभी के सामने हैं, लेकिन एक फैक्टर जो यहाँ पर ओम जी ने भी कही है, एक तो एसआईआर का मुद्दा, एक सुरक्षा का मुद्दा, लेकिन सबसे ज्यादा आपको ये देखना होगा कि उसी तमाम सुरक्षा के माहौल में जब आईपीएस वहां पर पहुंचते हैं ऑब्जर्वर के तौर पर, अजय पाल, उन पर काफी लांछन लगाया गया। ये कहा गया कि एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, उसे इस चुनावी संग्राम में क्यों उतारा गया, चुनावी मैदान में क्यों उतारा गया? क्या वो असुरक्षित माहौल क्रिएट कर रहा था, या यही एक, आप ये मान लीजिए कि एक सबसे अच्छा प्ले कार्ड था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या चुनाव आयोग की तरफ से कि एक सुरक्षा का माहौल भी देने की कोशिश की गई? अमित जी, देखिए, चुनाव आयोग का निर्णय होता है कि वो किस अधिकारी को कहाँ पे जो है चुनाव ऑब्जर्वर की तरह, पुलिस ऑब्जर्वर की तरह रख सकती है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस पर टिप्पणी की है कि चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसमें कहीं कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार की कोई नीति या उसमें कोई निर्णय नहीं होता है। रही बात जो सुरक्षा की बात हो रही है, सुरक्षा निश्चित तौर पे जो है पिछले 75 सालों के जो इतिहास रहा है बंगाल का चुनाव का, उसमें इस बार जो है केंद्रीय बलों ने, केंद्रीय सशस्त्र बलों ने और केंद्र सरकार ने, चुनाव आयोग ने, सबने एक मत होकर जो है पूरी एक सुरक्षा का जो एक ढांचा, एक कवच तैयार किया गया। वहां के जो मताधिकार लोगों ने प्रयोग किया
वो अगर 82% से 80% से उठ के अगर वो 92% और 90% तक पहुंचा है, तो वही फायदा आपको कमोबेश देखने को मिल रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी 2021 के चुनाव में 37% वोट के साथ थी, आज वही भारतीय जनता पार्टी जो है 45% वोट के साथ जो है बंगाल में जो है। तो ये भी एक देखने को मिला कि अगर वोट परसेंटेज बढ़ा, तो जो 5% वोट की बात हो रही थी, 10% वोट की बात हो रही थी, तो वो ये एक असमंजस की स्थिति में दोनों पार्टियां थी, चाहे हम तृणमूल कांग्रेस की बात करें चाहे भारतीय जनता पार्टी की, कि जो ज्यादा वोट हुआ है वो किसके पक्ष में गया है। वो अब आपको सबको दिखाई दे रहा है आपकी अपनी स्क्रीन पे कि अगर बीजेपी 180 प्लस लीड कर रही है और अगर 110 सीटों पे जो है टीएमसी अगर बैठी हुई है, तो वो जनता का रुझान नहीं, जनता का मतदान है। और उसी मतदान की वजह से जो है आज भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार बनाने के पक्ष में है। जो बहुमत से जो आंकड़ा है, उस आंकड़े को काफी अच्छे तरीके से उन्होंने पार किया है। तो देखिए लाइव तस्वीरें भी आप देखिए पलवी जी के पास अभी से ही जश्न की तस्वीरें हैं। मुझे लगता है कुछ देर और रुकने की जरूरत है या रुकने की कोशिश नहीं की जा रही है। बहुत खुशी है या फिर ऐसा कह लीजिए कि ये तो पहली बार है। कहा यही जा रहा था या तो दीदी इतिहास रच देगी या बंगाल में कमल कमाल कर जाएगा। कमल कमाल कर गया ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी रुझान की तस्वीरें, कुछ देर रुकना होगा। पलवी जी, ये जनता ने कमाल कर दिया, बिल्कुल निकल के जो है भर भर के वोट किया है। और इस बार चुनाव आयोग ने सख्ती भी बहुत की। और इससे पहले तो आपको पता ही है कि लोग वोटिंग के लिए ही नहीं आते थे, तो जब पूरी ओवरऑल वोटिंग हुई तो पता चल गया कि जनता किसके पक्ष में है। ये तो वहां के लोगों को दबाया जाता था, उन लोगों को डराया धमकाया जाता था, कितने लोगों को वोटिंग बूथ तक पहुंचने नहीं दिया जाता था। तो इस बार जिस तरीके से मतदान ही हुआ फर्स्ट फेज में ही, देखिए 90% 92%, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है कि इतने सारे लोग जाके वहां पे अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। तो उसका जो है वो जो है उसका रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल रहा है कि जनता किसको चाहती थी। अब ये लाख ईवीएम का रोना रोए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पिछली बार तो इनकी सरकार बनी थी लेकिन शुरुआत इन्होंने की थी ईवीएम का रोना रोने की, लेकिन जब देखे कि नतीजे हमारे पक्ष में आ गए हैं। एसआईआर वाला मुद्दा भी है क्योंकि टीएमसी इसको लेकर ही खुद सुप्रीम कोर्ट के पास गए। चुनाव आयोग पर भी तमाम आरोप लगे। पलवी जी, हाँ बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं इनके पास रोना रोने के लिए। एसआईआर देखिए, एसआईआर नहीं हुआ था उसका इन्होंने भरपूर फायदा उठाया। वहां पे कितने सारे घुसपैठिए भर के रखे थे इन्होंने, लोगों को मतदान नहीं करने दिया जा रहा था, उनसे वंचित किया गया। तो जितने भी इनके समर्थक थे वही पहुंच पाते थे बूथ तक, वही जाके मतदान करते थे, इस वजह से टीएमसी जीतती थी। इस बार स्ट्रिक्टली चुनाव आयोग की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है, देयर इज नो डाउट। उन्होंने भी बहुत अच्छे से चीजों को मैनेज किया। और एसआईआर, लेकिन हर बार चुनाव आयोग के हाथों में कमान है। हर बार जब भी चुनाव हो, चाहे कोई भी चुनाव हो, पलवी जी, चुनाव आयोग ही सब कुछ संभालता है। इस बार क्या अलग था? हाँ, इस बार चीजें अलग थी, थोड़ी अलग थी। देखने में ही लग रहा था जब इलेक्शन चल रहे थे तभी चीजें समझ में आ रही थी। जब मतदान परसेंटेज बढ़ता है कहीं पे तो समझ में आता है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो रहा है, लोग पहुंच रहे हैं, वोटिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। और कहीं ना कहीं जनता के मन में था कि उनको भारतीय जनता पार्टी को लाना है, पर डर, दबाव, हिंसा, अराजकता, इस वजह से लोग कतराते थे, पीछे हट जाते थे कि छोड़ देते हैं। लेकिन अब उनके मन में जब एसआईआर की प्रक्रिया हुई और वो भी अच्छी तरीके से पूरी हुई, कंप्लीट हुई, तो लोगों के मन का जो एक भय था वो हट गया कि चुनाव आयोग ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। तो उसके बाद से ये चीजें खत्म हुई। भारतीय जनता पार्टी, जैसे आपने देखा, अमित शाह जी पूरा उन्होंने वहां पे डेरा ही डाल दिया। हर व्यक्ति से, हर कार्यकर्ता से, हर जनमानुष से जाके वहां पे संवाद किया, लोगों से बात की, उनके समस्याएं सुनी। तो लोगों को भी एक भय निकला कि यदि ये सरकार आती है तो हमारी जो समस्याएं हैं, डे टू डे बेसिस पे जो भी समस्याएं, माँ माटी मानुष की बात करते हैं टीएमसी, और उन्हीं को दूषित करने का काम ये करते थे। तो जब जनता के बीच में अमित शाह जी, तो यही माँ माटी मानुष को हथियार बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, मैं ये मानूं, क्योंकि देखिए आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो कुछ हुआ उस घटना को काफी अच्छा भुनाया भी गया और यही फेवर में भी काम आता हुआ नजर आ रहा है। पलवी जी, भुनाने की बात नहीं है, ये फैक्ट्स है।
ये चीजें सच में गलत थी। आप माँ माटी मानुष की बात करते हैं, भूमि कब्जा करते हैं माटी पे, माँ का अपमान करते हैं, वहां पे हत्या करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, मनुष्यों की क्या स्थिति करते हैं। तो ये समस्याएं तो वहां थी ही। वो तो कहीं ना कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती थी, लगता था कि ये भारत का हिस्सा ही नहीं है। इस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया जाता था, जिस तरीके से ये ममता बनर्जी उसको शोकेस करती थी। तो बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी थी कि जो जंगल राज है उसको हमें देगा नहीं कुर्सी, हमें छोड़ेगा नहीं कुर्सी। तुम लोग झालमुड़ी खा खा के इधर खेला कर दिया बंगाल में, हमारा कुर्सी वापस करो, हम देगा नहीं कुर्सी तुम लोगों को। हमारा इधर बंगाल में कितना अच्छा हम टूरिस्ट बुलाया है, बांग्लादेशी रोहिंग्या को बुलाया है, इधर फॉरेन पॉलिसी मजबूत करा है बांग्लादेशी टूरिस्ट को बुला के, उधर विकास करेगा तो हम होगे नहीं, चलबे नहीं, पढ़बे ना, तुम्हें की करबे आके बंगाल में। मशहूर कॉमेडियन रतन रंजन जो है वो लगेगा, कौन बहुत खुश रहेगा। वही ये तस्वीरें जहां पर ममता बनर्जी जिनका ये अटायर दीदी लेकर के आए साथ हैं। हम बोला कि हम बंगाल का दीदी है, दीदी बोला लेकिन बंगाल का पब्लिक दीदी नहीं चाहिए, दादा चाहिए। अमित दादा मोदी दादा को करा है। मोदी जी हमारा बंगाल गया, झालमुड़ी खाया था, हमको मोदी जी झालमुड़ी करके क्या करेगा, लेकिन मोदी जी झालमुड़ी खा के हमारा कुर्सी छीन लिया, हमारा सरकार चला गया। अभी बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिया को कौन ख्याल करेगा, छोटा छोटा मोटा मोटा काला काला। अभी मोदी जी हमारा कुर्सी वापस करो, हम देगा नहीं कुर्सी, हम हार गया है, लेकिन कुर्सी तुमको करेगा नहीं, देगा नहीं कुर्सी। तुम क्या करेगा जीत के, हम कुर्सी वापस नहीं करेगा, हम कुर्सी लेके भाग जाएगा। हाँ अभी मोदी जी झालमुड़ी बहुत तीखा है, लेकिन मोदी जी अमित शाह को हम बोला था 4 तारीख के बाद दिखेगा नहीं, हिम्मत है तो रखे बताओ। बंगाल में ये लोग मजा किया था, हम बंगाल में ये लोग सीरियस कर लिया है। अभी बंगाल में सरकार अकेला कर दिया है। महादेव को हम बोला रहा कि बोला रक्षा करो महादेव, रक्षा करो। महादेव भी रक्षा नहीं किया, हमारे साथ खेला कर दिया, हम्बा हम्बा कुंबा कुंबा मुंबा मुंबा हुई बाबा। हमारा कोई सपोर्ट भी नहीं किया। राहुल जी बोला था हमारा तो देखिए खेला तो हो गया, लेकिन खेला करने वाला कोई और नहीं बल्कि वहां की ही जनता है। हमारे साथ अमित जी भी बने हुए हैं, विकास जी भी बने हुए। लेकिन विकास जी मैं आपके पास आऊंगी। अब ये कहा जा रहा था कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे सिर्फ पश्चिम बंगाल पे ही असर नहीं डालेंगे, ये आप इसे देश की राजनीति का एक बहुत इम्पैक्टफुल नतीजा मानिए, क्योंकि यहीं से इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर भी एक आपको कलेश भी नजर आएगा। पहले तो ये माना जा रहा था कि पश्चिम बंगाल में अगर दीदी जीतती है तो ऐसा आप कह लीजिए कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व दीदी के हाथों में होगा। अब किस तरीके की तस्वीरें होंगी? जी का एक भाषण याद आ रहा है, उसमें वो बोलते हैं ना 4 मई को सुबह काउंटिंग शुरू होगी, 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेगा, 9 बजे पहला राउंड होगा, 10 बजे दूसरा राउंड होगा और 1 बजे दीदी टाटा बाय बाय। तो मतलब पहले दिन से ही इस चुनाव को लीड करने वाले अमित शाह जी जो जितना फुल कॉन्फिडेंस में थे, वो कॉन्फिडेंस की वजह से ही भाजपा कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल और पूरे देश के जगह जगह से आए हुए कार्यकर्ताओं को पूरा कॉन्फिडेंस लगा कि अब अगर बंगाल में चुनाव इस बार अगर नहीं आया अपने हाथ में तो शायद अगली बार कभी आने की संभावना ना हो। दूसरा रहा अगला 2029 लोकसभा में विपक्ष का बनना। तो हाँ ये बिल्कुल सच है, अगर इस बार ममता जी रिपीट होती तो कहीं ना कहीं विपक्ष में फूट होती या फिर विपक्ष की मजबूरी हो जाती कि ममता जी के सामने ममता दीदी को लेकर पीछे उसके मतलब उनके नेतृत्व में उन्हें अगला 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ना ही पड़ता, क्योंकि उन पर इससे अच्छा प्रूफ कुछ नहीं होता कहने को कि इतने बड़े सिस्टम से एक सिंगल महिला डटी रही, अड़ी रही और लड़ी रही। तो ये भी कहीं ना कहीं देखा जाता 2029 का जो सपना था विपक्ष का वो भी कहीं अधूरा साबित होता हुआ जा रहा है। और दूसरा जो एक पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज की मदर को जो भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किया, वो भी कहीं ना कहीं भाजपा की एक अच्छी रणनीति थी, जिससे महिलाओं में कॉन्फिडेंस आया, महिलाओं को विश्वास हुआ कि अगर भाजपा की सरकार तो कहीं ना कहीं महिलाएं सुरक्षित होंगी और महिलाओं के लिए सब कुछ अच्छा होगा। और जो ममता जी ने 1500 रुपए देने वाली जो योजना चल रही थी उसको जस्ट 3000 रुपए किया बीजेपी ने। तो ये प्रलोभन ये सब चीजें कहीं ना कहीं भाजपा ने बड़े निचले स्तर पर जाकर एक ग्राउंड रिपोर्ट बनाकर तब ये सब चीजें की, जिससे भाजपा को सारा रिजल्ट उसके पक्ष में दिख रहा है।
तो देखिए इसमें कई मुद्दे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा था कि देश की राजनीति की जो दिशा और दशा दोनों ही यहाँ पर तय होगी। खासतौर पर इंडिया गठबंधन की के नेतृत्व को लेकर कई सवाल थे, लेकिन अब वैसा लग नहीं रहा कि नेतृत्व को लेकर किसी तरीके का सवाल होगा या फिर किसी तरीके के परिवर्तन आपको नजर आएंगे। हमारे साथ अमित जी भी लगातार बने हुए। अमित जी, मैं अब आपके पास आऊंगी, इसी पर बात हो रही थी और विकास जी ने साफ तौर पर कहा कि अब जो पहले ऐसा लग रहा था कि अगर महिला नेता जो इन्होंने डटकर चुनावी संग्राम में जीत हासिल की, नेतृत्व परिवर्तन होगा। लेकिन देखिए पटाखों का शोर भी आपको सुनाई दे रहा होगा किस तरीके से जश्न का तो माहौल है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ये मान चुकी है रुझान की तस्वीर को देखकर कि जीत उनकी हुई है और उसके बाद का तमाम जो नैरेटिव है वो गढ़ा जाएगा। अमित जी, किस तरीके से इस पूरी जीत को देखा जाए? और कई चुनौतियां हैं, सिर्फ जीत हासिल करना ही काफी नहीं है बीजेपी के लिए, चुनौती भी अब कई है। अगर पहले तो इंडिया गठबंधन की बात करें, चुनौती अभी भी उनके पास, उनके पाले में कम नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी के सामने क्या कुछ चुनौती इस जीत के बाद मानी जाए? देखिए, जीत का विश्लेषण बहुत कम होता है, सबसे ज्यादा जो विश्लेषण होता है वो हार का होता है। जीत के लाखों कारण होते हैं और हजार के सिर्फ एक कारण होता है कि वो कहीं ना कहीं जनता से कनेक्ट नहीं कर पाई अपने आप को। जनता के जो दावे थे, जनता के जो मुद्दे थे, उनके साथ जो है टीएमसी अपने आप को नहीं बैठा पाई और उसके उलट जो है बीजेपी जिन मुद्दों के साथ लड़ रही थी उन मुद्दों के साथ जो है खड़ी रही और लगातार उन मुद्दों को पुरजोर तरीके से बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में रखा। चाहे वो हिंदू वोटर को एक साथ करना हो, चाहे वो मुस्लिम वोटर का ध्रुवीकरण करना हो, चाहे जनता में महिला सुरक्षा की बात को पहुंचाना हो, जन जन तक पहुंचाना हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा हो, उस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जन जन तक पहुंचाया, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो, चाहे पलायन का मुद्दा रहा हो, भारतीय जनता पार्टी जहां जहां पे विपक्ष में होती है निश्चित तौर पे अपना जो धर्म है, विपक्षी धर्म है, उस धर्म को निभाती है। ये कहना कहीं गुरेज नहीं है कि बीजेपी इस मामले में विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छा निभाती है, लेकिन जहां पे सरकार होती है उनकी, वहां पे वो धर्म जो है वो भूल जाती है। चाहे अन्य राज्यों की हम बात करें, मैं बहुत सारे राज्यों को गिना सकता हूँ, वहां पे पलायन का मुद्दा नहीं है, वहां पे घुसपैठ का मुद्दा नहीं है, वहां पे रोजगार का मुद्दा नहीं, वहां पे सारे मुद्दे गायब हो जाते हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में सरकार नहीं है वो मुद्दे सिर्फ वही चुनती है जो जनता से कनेक्ट करते हैं। अब रही बात पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हार की, सबसे बड़ी जो वजह थी वो उनके अपने जो भीतर घात हुआ, चाहे हुमायूं कबीर की हम बात करें, चाहे हम जो बड़े नेता थे जिस तरह से लगातार जो है बीजेपी में पाला बदल रहे थे, बीजेपी से फिर जो है वो तृणमूल कांग्रेस में जा रहे थे। ये पिछले 5 सालों में आपने चाहे बाबुल सुप्रियो की बात करी जाए, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा जी की बात करी जाए, बड़े नेता, बड़े जो नेता थे वो टीएमसी में जाते थे, पर टीएमसी से भाजपा में आते थे, लगातार ये जो तारतम्य चल रहा था, लेकिन उसका फायदा जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी ले गई। क्यों? क्योंकि ऐन वक्त पे जिस तरह से 65 से 70 जो सिटिंग एमएलए थे, ये चुनौती की बात की जा रही थी अमित जी, मैं समझ गई। देखिए, और ये सवाल मुझे लगता है पल्लवी जी से पूछना बहुत ही जरूरी है। पल्लवी जी, जैसा कि अभी अमित जी बता रहे थे, सरकार आपकी है तो सब कुछ भला चंगा है, जैसी विपक्ष की भूमिका में आप बहुत फिट एंड फाइन नजर आते हैं, आपको सारी समस्याएं नजर आने लगती है, यहाँ पर अब सरकार आपकी होगी और ये दोहरा रवैया भी अपनाया जा रहा है। क्या माना जाए कि जहां आपकी सरकार है वहां सब कुछ फिट एंड फाइन है, भला चंगा है? जी बिल्कुल, आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल ले सकते हैं। 2017 के पहले का आप उत्तर प्रदेश उठा के देख लीजिए, यहाँ पे जंगल राज व्याप्त था, यहाँ पे निवेशक जो है बिल्कुल भी निवेश नहीं करना चाहते थे, यहाँ बीमारू राज्य का दर्जा दिया गया था उत्तर प्रदेश को। आज उत्तर प्रदेश एक अलग लेवल पे है देश में, अर्थव्यवस्था के लिए बात कर लीजिए, आप पर्यटन की स्थिति से बात कर लीजिए, ओवरऑल डेवलपमेंट जिसे कहेंगे, अलग अलग राज्यों से उसकी उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी की बात कर लीजिए, कितनी सारी इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे डाली है। और इसके अलावा आपने देखा कि पहले यहाँ पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया की बात होती थी, इस तर्ज पे समाजवादी पार्टी की सरकार चलती थी, और आज की स्थिति बिल्कुल उसके उलट है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की हम बात करते थे, अब हम करते हैं, और इसके साथ ही हम जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 फूड है उसको हम जीआई टैग दिला रहे हैं।
तो उत्तर प्रदेश अब बस ये नहीं है कि सिर्फ देश में ही प्रसिद्ध है। इस समय पूरे इंटरनेशनली उसका एक अलग ही फेम है। योगी जी की जो कानून व्यवस्था है, जिस तरीके से पहले न्याय मिलता था, आज के समय क्या है कि 24 से 48 घंटे में ये कोशिश की जाती है कि न्याय मिल जाए लोगों को। तो कानून व्यवस्था सुधरी है, अर्थव्यवस्था सुधरी है, यहाँ पे टूरिज्म बढ़ा है, और आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देख लीजिए, कितने फ्लाईओवर्स की स्थिति देख लीजिए, एयरपोर्ट्स देख लीजिए, हर तरीके से उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा विकास हुआ है। और बिल्कुल देयर इज नो डाउट कि हम इस समय ग्रोथ इंजन बन चुके हैं। और उत्तर प्रदेश इस समय कहाँ बहुत नीचे आता था, अब इस समय वो सेकेंड लेवल पे आ चुका है देश की यदि बात करें तो। अमित जी, तो ऐसा नहीं है, जहाँ जहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है वो जनता के हित में रह गई। सरकार में आती भारतीय जनता पार्टी एक तेज रफ्तार में डबल इंजन के माफिक वहां पे काम करने लगती है, और शायद इसलिए वहां की समस्याएं सॉल्व हो जाती है। शायद 2024 में इस डबल इंजन सरकार को लकवा मार गया था, शायद छुट्टा जानवरों का मुद्दा नहीं था, शायद ब्राह्मण और ठाकुरों का मुद्दा नहीं था, जहां पे प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी रैलियों में ये कहते हुए नजर आए कि छुट्टा जानवरों पे पूरी तरीके से लगाम कसी जाएगी, जो छुट्टा जानवर जो समस्या है उसको खत्म किया जाएगा। यूरिया डीएपी की स्थिति बहुत अच्छी सुधर गई है, कोविड में भी स्थिति बहुत अच्छी रही है। आप जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवरों की समस्या नहीं है, खत्म हो गई है? आप ही बताइए, आप नोएडा में सारे हमारे मीडिया बंधुओं के स्टूडियो हैं, क्या गलियों में रास्तों में आपको छुट्टा जानवर नहीं मिलते? रोज हजारों लोग जो है रास्तों में जो है मृत पाए जाते हैं छुट्टा जानवर की वजह से। आप आगरा से लखनऊ का एक्सप्रेसवे देख लीजिए, आपको दिन प्रतिदिन एक आधी घटनाएं मिलेंगी जहां पे छुट्टा जानवरों की वजह से जो तार काट दिए गए हैं और छुट्टा जानवर जो है हाईवे पे आ जा रहे हैं, उस पर कोई संज्ञान नहीं लेंगे आप लोग। आप एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट की बात करते हैं। मैं तो प्रवक्ता महोदया से बात कहूंगा कि आप एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट का नाम बता दीजिए, पूरे जहां जहां पे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी विधायक प्रतिनिधि एमपी एमएलए जो भी रहे होंगे, कोई एक प्रोडक्ट का नाम बताइए, नोएडा से बताइए, मुरादाबाद से बताइए, जिस एक प्रोडक्ट को जीआई आपने तहत जो है उसको टैगिंग दिलवा दी है। आप बनारस की बात कर रही हैं, पहले भी वहां पे टूरिस्ट आते थे। रिजल्ट ब्रेकिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। इन तमाम गहमा गहमियों के बीच पश्चिम बंगाल में बीजेपी 200 सीटों पर आगे, टीएमसी 86 सीटों पर आगे चल रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को प्रचंड बहुमत, और यही वो तस्वीर है जिसका इंतजार लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 200 सीटों पर आगे, टीएमसी 86 सीटों पर आगे अभी चल रही है। लेकिन अब मानिए कि यही तस्वीर रही तो एक इतिहास तो भारतीय जनता पार्टी ने रच दिया है। अमित जी अपनी बात को कंटिन्यू करिए, उसके बाद मैं पल्लवी जी के पास आऊंगी, क्योंकि आपने सवाल पूछा है। पल्लवी जी, मुझे लगता है इसका आंसर आपको करना ही चाहिए। अमित जी देखिए, जो पल्लवी जी बात कह रही थी कि बनारस में क्या टूरिस्ट पहली बार आया है? हाँ। क्या राम मंदिर में जो राम मंदिर नहीं? हाँ, मैं रोकूंगी आपको। हम लोग बहुत খুশ है। বিজেপি বাংলা গড়বে, বিজেপি বাংলা সরকার করবে। এই অত্যাচারিত সরকার, অপসারিত সরকার আমরা চেয়েছি। बांग्ला बनाना एक स्लोगन, सुनार बांग्ला बनेगा, ये एक बेहद दिलचस्प स्लोगन रहा, और शायद उसी का असर मानिए आप, क्योंकि जो नतीजे सामने आ रहे हैं इस बात का प्रमाण है कि सुनार बांग्ला, इस जो प्रिंसिपल है, इस बात पर जनता ने काफी विश्वास किया है। आपने देखा होगा कि हरियाणा में भी जो सरकार बनी थी, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो वोट पड़ा था, जो एंटी इनकम्बेंसी थी, जब गुड़गांव की स्थिति आपने आज भी देखी है, क्या वहां पे स्थिति सही हो गई है सारी? क्या उत्तर प्रदेश में जिन मुद्दों की मैं बात कर रहा हूँ, क्या वो उत्तर प्रदेश में सारे मुद्दे खत्म हो चुके हैं? निश्चित तौर पे नहीं खत्म हुए। बहुत सारी चीजें अच्छी भी हुई हैं, बहुत सारी चीजें जिन पे काम होना बाकी है, और आगे आने वाले समय में
जो सरकारें जहां पे भी बन रही हैं, जहां पे भी बहुमत मिल रहा है जनता का उनको, उनके लिए काम अब करना आपके चाहिए। आपके सवाल का आंसर ले लेते हैं पल्लवी जी। एक तो प्रोडक्ट का नाम बता दीजिए, ठीक है, आप उसी एक बात को, एक नैरेटिव को रख के जनता का विश्वास जीतते हैं, लेकिन अमित जी का ये कहना है कि आप भूल जाते हैं सरकार में आने के बाद कि करना क्या था, किस तरीके से समस्याओं का समाधान हो, चाहे वो रोजगार हो, और आप ये देखना भी बंद कर देते हैं कि जिस राज्य में आपकी सरकार है वहां पलायन अभी भी है, बेरोजगारी अभी भी एक समस्या है लोगों के बीच। पल्लवी जी, मुझे लगता है पल्लवी जी को आवाज नहीं आ रही। पल्लवी जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज अभी आई, आप प्लीज रिपीट करेंगे। पल्लवी जी, अमित जी को आपने सुना होगा, वो साफ तौर पर कह रहे थे कि आप तो वो चश्मा लगा लेती है जैसे ये सरकार आपकी बनी, आपको लगता है कि सब कुछ भला चंगा है। आप एक प्रोडक्ट का भी नाम बताइए, और ये माफिया राज खत्म करने के बारे में ही बात करके जनता ने आप पर विश्वास जताया, आप सरकार में आई। इसके आगे भी आपको निकलना होगा, आपको वो भी समस्या देखनी होगी जो धरातल पर है, जिससे लोग हर दिन 1 2 3 4 कर रहे हैं, यानी कि हर दिन उनका काउंटर है उस तमाम समस्याओं से, चाहे वो पलायन हो, बेरोजगारी हो। देखिए, सरकार हर चीज पे ध्यान दे रही है। बेरोजगारी, देखिए अभी 8.5 लाख लोगों को नौकरी दी गई है उत्तर प्रदेश में, सरकारी नौकरी की बात कर रही हूँ। अगर आप ये सोचें कि सभी को सबका डेट प्रॉपर लिखा हुआ है, सोर्स ऑफ हायर, आई सॉ सम ऑफ द सोर्स ऑफ हायर्स। मुझे लगता है पल्लवी जी की आवाज में कुछ दिक्कत है, इस टेक्निकल एरर को दुरुस्त किया जाए। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे साथ जोगी जी भी, विकास जी भी लगातार बने हुए। देखिए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन ये सोनार बांग्ला की जो तस्वीर है, जिसके सपने अब बंगाल की जनता ने देखा है, उस सपने को साकार करने में कई चुनौतियां हैं। चुनौतियां घुसपैठियों की भी है सरकार के सामने, चुनौतियां भ्रष्टाचार के खेल को खत्म करने की भी है, लेकिन इन चुनौतियों को देखें। কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে, মানে সেন্টারে, সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না। এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে। এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন, যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্স, পুলিশ সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। এসআইআর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে। কিন্তু এখনো এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি, সেগুলো বলছে না। টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে। আগে ডিআইসিও এই খবরগুলো দিত, কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটা ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছে মতো খেলছে, এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে। এবং আমাদের পুলিশরা টোটাল মাথা নত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে। সুতরাং আমি সব আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের, আমাদের সমস্ত পার্টির কর্মীদের বলবো, অত মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্তের পরে আপনারা জিতবেন। 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ট হয়, তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়াচ। আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি, আপনারা কেউ ভয় পাবেন না, নিশ্চিন্তে থাকুন। আমরা বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করে যাবো। होगा आप सभी को, मुझे लगता है आप में से कई लोग होंगे ऐसे जिनको बंगाली तो नहीं आती होगी, लेकिन ममता बनर्जी के एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि ममता बनर्जी बेहद नाखुश है, और अपने इन तमाम बयानों में उन्होंने केंद्र की बात की है, केंद्रीय अधिकारियों की बात की है, जिस याचिका को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी गई। लेकिन देखिए, इस पूरे मामले पर ममता बनर्जी बेहद भावुक, बेहद आक्रोशित नजर आई। एक और बेहद बिग ब्रेकिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर रिजल्ट ब्रेकिंग है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भारी बवाल की तस्वीरें। टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प, काउंटिंग के बीच कार्यकर्ताओं के बीच विवाद है। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हालात काबू पाने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भारी बवाल किया गया है। यहां के हालात को आप देखकर समझ सकते हैं कि कितना तनाव होगा, क्योंकि काउंटिंग जारी है। एक तरफ ये तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता है
नेता हैं वो तमाम ये बातें कहते हैं कि देखिए हमें जनता पर विश्वास है, जनादेश पर विश्वास है, जनता जो फैसला लेगी। लेकिन जब जनता ऐसा फैसला लेती है तो किस तरीके से ये तमाम ऐसी तस्वीरें जो आपको विचलित भी कर सकती है, बवाल की ये तस्वीरें हैं। आसनसोल में भारी बवाल लगातार जारी है। हालांकि यहां पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। उससे पहले आपको ममता बनर्जी का वो बयान सुनवा रहे थे, काफी इमोशनल नजर आई ममता बनर्जी, भावुक तो दिख रही थी लेकिन आक्रोशित भी केंद्र सरकार पर, केंद्रीय सरकार के अधिकारियों पर। उन्होंने तमाम विकास जी अपनी बातों को भी कंटिन्यू करिए, लेकिन ममता बनर्जी के इस हाल पर भी प्रकाश डालिएगा कि अब ममता बनर्जी किस तरीके से आगे का रुख करेंगी, क्या होगा आगे की रणनीति, प्लानिंग क्या होगी टीएमसी की? प्लानिंग सिर्फ यही होगी, अभी तो ईवीएम पर आरोप लगेंगे, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल होगी कि दोबारा से काउंटिंग, ये सब भिन्न भिन्न वही पुराना वाला रवैया होगा। लेकिन देखा जाए तो भाजपा के लिए जैसे बहुमत मिला, भाजपा के लिए भी ऐसा नहीं रहा आसान हो। सबसे बड़ा विषय भाजपा को रहेगा कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन हो। दूसरा, अभी पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है, अभी स्थिति परिस्थिति समझने में भी मुझे लग रहा है भाजपा को बड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि स्थिति वहां की कुछ ऐसी अभी देख रहे हैं। अभी सरकार सबको दिख रहा है कि टीएमसी जाती हुई है और भाजपा आने की ओर है, लेकिन फिर भी वहां पर हिंसक झड़प वगैरह हो रही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि अभी सरकार किसी की भी रहे और पता लगे कि सिस्टम अभी भी उन्हीं का है, तो उस पर बहुत विशेष निगरानी, विशेष निगाह रखनी होगी भाजपा की सुरक्षा व्यवस्था को। तो उसी को लेकर, और ममता बनर्जी का बीच बिल्कुल काउंटिंग में, काउंटिंग सेंटर से ना जाए कार्यकर्ता, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भविष्य कुछ पॉजिटिव नहीं लग रहा पश्चिम बंगाल का। तो कहीं फिर से वही दंगा, ऐसी स्थिति ना देखने को मिल जाए। तो कार्यकर्ताओं को एकदम पहले से कार्यकर्ताओं को शोषण हो रहा है भाजपा का, तो ऐसी फिर से ना दोबारा रिपीट होने लगे सरकार आने के बावजूद भी। तो देखिए इस पूरे मामले में ऐसी हालत और ये तस्वीरें अब जब सामने आए, ममता बनर्जी के भविष्य की तो चिंता एक तरफ है, लेकिन आम जनता के भविष्य की भी चिंता है। और इसी को देखते हुए, क्योंकि चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, उससे पहले भी अधिकारियों की तैनाती की गई और उससे 60 दिन बाद तक, यानी कि 60 दिनों तक केंद्रीय अधिकारी यहां पर तैनात रहेंगे, यानी कि सुरक्षा के बंदोबस्त तमाम किए गए। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, अमित जी, विकास जी, पलवीर सिंह जी, इन तमाम जानकारियों के लिए, अपनी बातों को बेहद प्रमुखता से, मुखरता से रखने के लिए। लेकिन ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, ये तस्वीरें बेहद पेचीदा है, और पेचीदा इसलिए क्योंकि इन्हीं तमाम दावों और वादे करके सरकार में तमाम पार्टियां आना चाहती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए, हुमायूं कबीर की पार्टी की बात कर लीजिए, टीएमसी पार्टी की बात कर लीजिए। दावे यही किए जाते हैं कि सुरक्षित माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, सुरक्षा एक बेहद अहम मुद्दा। लेकिन नतीजे अभी आने बाकी ही है, ये रुझान की तस्वीरें हैं, और उसके बाद इस तरीके से हिंसा होना, बवाल होना, ये दिखाता है कि नेता और कार्यकर्ताओं में शायद अभी असंतोष है। लेकिन सुरक्षा को देखते हुए और तमाम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए अधिकारियों की तैनाती यहां पर कर दी गई है।